वेलकम बैक स्टूडेंट। सो इसके पहले जो 1.4 था वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आई होप कि 1.4 जो है प्रैक्टिस सेट आपने वो कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है सो आप मुझे सारी जो जितनी भी प्रैक्टिस सेट की जो एक्सरसाइज है आपकी, जो जितने भी प्रैक्टिस सेट है, इनके लिए मैं सेपरेटली एक नया वीडियो डालूंगा जिसके अंदर 1.1 से लेके तो 1.5 और प्रॉब्लम सेट इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूँगा। और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप होना होगा, जिस तक भी मैंने इससे पहले भी जो क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं स्टेप बाय स्टेप, मैं उन सबको सॉल्व कर दूँगा। लेकिन पहले आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको नहीं लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो आप कमेंट्स में या फिर मुझे पर्सनली आप मैसेज कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर या जहाँ पर भी आपको, जिस मीडिया पर भी आपको कंफर्टेबल लगता है, मेरे फेसबुक अकाउंट पे हर जगह आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। तो मैं उनके लिए सेपरेटली हर एक्सरसाइज का एक नया वीडियो डालूंगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझ। फिलहाल हम 1.4 के आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब हम वर्ड प्रॉब्लम लेने वाले हैं, यानी आपको सेंटेंस दिया है, सेंटेंस को अंडरस्टैंड करके समझ के आपको इक्वेशन बनाना। आपकी एक्टिविटी दी है तो शुरू करते हैं हम एक्टिविटीज। एक्टिविटी दी है, देयर आर सम इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। फ्रेम द इक्वेशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एंड राइट देम इन द ब्लैंक बॉक्सेस। इन सारी इंफॉर्मेशन से आपको कुछ इक्वेशंस मिलेगी, वो इन बॉक्सेस के अंदर आपको तैयार करनी है, शोन बाय द एरो। तो ये जो एरो दिए हुए हैं आपको हर इसमें, जैसे इसकी इक्वेशन यहाँ लिखनी है, इस पर्टिकुलर दिए हुए सेगमेंट की इक्वेशन जो है यहाँ लिखनी है और इसकी यहाँ। शुरुआत करते हैं हम मिडल से। मिडल पे वो क्या कहता है? सबसे पहले आई एम सार्थक, कोई लड़का है जो अपनी बात कर रहा है। माई प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर। इस वक्त उसकी प्रेजेंट एज जो है वो एक्स, यानी उसकी प्रेजेंट एज उसने नंबर में ना बताते हुए एक वेरिएबल में बताई है। सेकंड जो सेंटेंस है उसमें माई प्रेजेंट एज इज वाई ईयर, और ये जो सेंटेंस बोला जा रहा है वो साक्षी के द्वारा। आई एम साक्षी, यहाँ साक्षी कह रही है कि इसकी प्रेजेंट एज वाई। तो हमारे पास दो पर्सन है, एक अपनी वेरिएबल में वैल्यू बता रहा है एक्स और एक वाई। सबसे पहले हम ऊपर वाले सेक्शन में चलते हैं। इस सेंटेंस को पढ़ के यहाँ हम एक इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए जो इक्वेशन है जिस तरह से आप पढ़ते हो उसी तरह से वो लिखी जाती है। वो कैसे? देखिए पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, सार्थक्स एज इज। जब हम इस पॉइंट में आते हैं और ये वर्ड आता है, इज जो है वो इक्वल टू को स्टैंड करता है, मतलब इक्वल टू साइन दिखाता है। यहाँ पर हम यहाँ इस तक आकर रुक जाएंगे। पहले सेंटेंस पढ़ते हैं, सार्थक एज इज। तो यहाँ सार्थक एज इज, सार्थक ने कहा है कि उसकी एज कितनी है? एक्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स। सार्थक एज इज, इसका मतलब होता है इक्वल। जिस फॉर्म में आप इक्वेशन पढ़ते हो, सेंटेंस को पढ़ते पढ़ते आप इक्वेशन बनाते हो, उसके बाद उसको सॉल्व करते हो। यहाँ पर सार्थक की एज के साथ आपको इक्वल टू मिल गया। अब अगला सेंटेंस पढ़ते, लेस बाय 8, मतलब वो लेस है कितना? 8, यानी 8 लेस है। तो हम यहाँ स्पेस छोड़ के लेते हैं कि वो किसी नंबर में से 8 माइनस करने पर आने वाला है। सार्थक एज इज लेस बाय 8, कम है। कितनी कम है? 8 कम है किसी नंबर में से। वो नंबर क्या है? देन डबल द एज ऑफ साक्षी। किसकी? साक्षी की एज की डबल में से अगर माइनस करो 8 तो मिलती है सार्थक की एज। तो यहाँ पर साक्षी की एज कितनी है? y। और यहाँ सेंटेंस में कहा गया है देन डबल द एज ऑफ साक्षी। साक्षी की एज का डबल कीजिए। तो साक्षी की एज y है, उसका डबल करने पर मिलेगा 2y। तो आपकी इक्वेशन बनी x इक्वल टू 2y माइनस 8। सेंटेंस को एक बार फिर से बताता हूँ कि किस तरह से इक्वेशन तैयार हुई। सार्थक एज इज, जब भी आपका इज ये वर्ड आए तो ये इक्वल टू बताता है, यानी इक्वेशन में इक्वल टू का साइन कहाँ देना है। सबसे पहले आया है सार्थक एज, यानी सार्थक की एज। तो सार्थक की एज उसने पहले बताई कितनी हमारे पास? x। तो हमने x लिख ली। इज इक्वल टू लेस बाय 8, कितनी कम है? 8 कम है, इसलिए माइनस 8। अगर मोर देन कहा होता तो हम प्लस साइन लेते। अब यहाँ याद रखिए कि लेस, डिक्रीज, डिमिनिश, ये इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये आता है माइनस साइन के लिए। इंक्रीज या अबाउ, ऐसे वर्ड जब आएंगे तो ये आएंगे प्लस के लिए। बिलो, ये जो भी जिसके पहले आप प्रैक्टिस सेट में पढ़ चुके हो कि ऐसे वर्ड जो आते हैं, तो ऐसे वर्ड की आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। बिलो, डाउन, ये ऐसे वर्ड जो है वो माइनस के लिए आते हैं। और जब बढ़ने वाला होता है उनके लिए मोर, इंक्रीज, ऐसे शब्द आते हैं। तो यहाँ पर लेस बाय 8 है, इसका मतलब माइनस है। कितना? देन डबल द एज ऑफ साक्षी। साक्षी की एज में डबल करो और वो 8 माइनस करो तो आता है सार्थक की।
बट ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा, देयरफॉर x 2x को इधर ट्रांसफर करते हैं -2y इक्वल टू -8। ये हो गई आपकी मेन इक्वेशन। आपने ये सेंटेंस से तैयार किया है और आपकी मेन इक्वेशन ये है, इसलिए मैं इसको बॉक्स में हाईलाइट करता हूँ। तो किस तरह से सेंटेंस पढ़ के आपने इक्वेशन तैयार की, ये आपने पहली बार देखा। अब हम दूसरा देखते हैं। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज, ये पूरा सेंटेंस हुआ इज तक। द सम ऑफ मतलब ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो हम ऐड का साइन देते हैं। द सम ऑफ किन दोनों का, क्योंकि सम के लिए दो नंबर आजू बाजू लिखने होंगे, तो द सम ऑफ मतलब हमने प्लस का साइन दिया है। द सम ऑफ प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज हमारी यहाँ दी हुई है, ये देखिए प्रेजेंट एजेस यहाँ दी हुई है। सार्थक एंड साक्षी, साक्षी और सार्थक की प्रेजेंट एज का सम करना है। तो सार्थक की प्रेजेंट एज है x, साक्षी की प्रेजेंट एज है y। तो जिस तरह आप सेंटेंस पढ़ रहे हो, एक एक वैल्यू रख के आप इक्वेशन तैयार कर सकते हो। द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज मतलब इक्वल टू, तो ये दोनों एज आ गई, इज कितना है वो नंबर में 25। तो दोनों बच्चों की एज का एडिशन वो 25 आएगा। इस पूरे सेंटेंस को हमने रीड किया और उससे ये इक्वेशन तैयार की। बहुत सिंपल और इजी है, सेंटेंस को पढ़ना है, इक्वेशन तैयार करना है। दो इक्वेशन मिली आपको और उसके बाद आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने की बहुत सारी मेथड्स हैं। एक क्वेश्चन और रह गया है इसमें, 4 ईयर अगो। अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हमको सेंटेंस को समझना है। यहाँ वो कह रहा है, ये पहला वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है। 4 ईयर अगो साक्षीज एज वॉज 3 years लेस देन सार्थक एज एंड दैट टाइम। अब वो उस टाइम पर उसकी एज थी, बट हमारे पास पहला ये सवाल है, क्या हमारे पास 4 साल पहले की एज है? नहीं, हमारे पास तो प्रेजेंट एज है x और y। तो 4 साल पहले मतलब क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट एज में से हमको माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं और प्रेजेंट एज में से 4 माइनस करके लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? 4 years ago साक्षीज एज। अब हम पहले सेंटेंस भी यहाँ तक आके रुके, और फिर इज और वॉज दोनों भाई बहन है। इज इक्वल टू के लिए आएगा, वैसे ही वॉज भी इक्वल टू के लिए आएगा। तो जिस तरह यहाँ इज है, मैं यहाँ वॉज को हाईलाइट करता हूँ सर्कल की, यहाँ पर हमको इक्वल टू लगाना है। जिस तरह इस सेंटेंस में हमने इज किया था, एम इज आर वॉज वेयर, जो आप पढ़ते हो, तो ये सारे के सारे जब भी आएंगे तो ये इक्वल टू का साइन है। यहाँ वॉज आया है 4 years ago साक्षीज एज वॉज, तो 4 साल पहले साक्षी की एज क्या होगी? प्रेजेंट एज में से 4 माइनस करते हैं, प्रेजेंट एज साक्षी की है y, तो ये आया 4 माइनस, तो हम इस सेंटेंस से लिखेंगे y माइनस 4। तो 4 years ago साक्षीज एज वॉज, 4 साल पहले साक्षी की एज वॉज मतलब आया इक्वल टू 3 years लेस, फिर से वहां लेस था, यहाँ पे 3 साल कम, तो ये 3 साल कर दिया आपने कम। 3 years लेस, किस में से? 3 years लेस देन सार्थक एज एट दैट टाइम। अब एट दैट टाइम मतलब उसी समय, जब साक्षी की एज 4 साल पहले जो थी, उसी समय सार्थक की 4 साल पहले जो एज होगी, तो सार्थक की प्रेजेंट एज क्या है? x। 4 साल पहले क्या होगी? x माइनस 4, x माइनस 4। तो यहाँ सेंटेंस कंप्लीट इस तरह होगा कि 4 years ago साक्षीज एज वॉज 3 लेस देन सार्थक एज एट दैट टाइम। तो सार्थक एज दैट टाइम मतलब 4 साल पहले। तो ये आपकी सेंटेंस बनी, बट यहाँ पर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, आपको इसको फिर से सॉल्व करना होगा और सिंप्लीफिकेशन लिखनी पड़ेगी। हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। y माइनस 4 इक्वल टू यहाँ x माइनस 4 माइनस 3, एडिशन कर लेते हैं, x को ट्रांसफर करते हैं, माइनस x प्लस y इक्वल टू, सारे नंबर्स एक तरफ करेंगे, माइनस 4 माइनस 3 प्लस 4, 4 कैंसिल हो गया। आपकी फाइनल इक्वेशन मिलेगी माइनस x प्लस y इक्वल टू माइनस 3। तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से आपने तीनों इक्वेशंस लिख दी।
ये इक्वेशन किस तरह से बनी वो भी आपने देखा, ये इक्वेशन किस तरह बनी वो भी आपने समझा। यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि आपके पास कौन सी चीज अवेलेबल है, और ये क्वेश्चन है, ये सेंटेंस आपको क्या करने के लिए बोल रहा है। ये सेंटेंस खुद ही आपको यहाँ कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया है, लेकिन वो सेंटेंस खुद ही आपको बताता है कि आपको क्या लिखना है। बस आपकी रीडिंग एबिलिटी और उससे आपको क्या लिखना है ये ध्यान में आना चाहिए। तो मैं वही सिखाने की कोशिश करूंगा। मैं पूरा एक्सरसाइज तब आपको बताऊंगा जब आप प्रैक्टिस करो, जब आपको लगेगा कि आप जो 1.5 है वो नहीं कर पा रहे हो, तब मैं उसका सॉल्यूशन आपके सामने एक एक 1 बाय 1 पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा के बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये जो इक्वेशन थी या ये जो इंस्ट्रक्शन दिए थे, इंस्ट्रक्शन से आपको ये इक्वेशन किस तरह से लिखना ये मैंने बताया है। कुछ इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, कुछ बहुत इजी आएंगे, कुछ नंबर वाले आएंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस सेंटेंस को केयरफुली ऑब्जर्व करना है, वो सेंटेंस क्या कह रहा है। सेंटेंस को समझने के बाद इजीली आपको इक्वेशन तैयार करके आ जाएगी, और उसके बाद आप साइमल्टेनियस इक्वेशन को जिस भी मेथड से सॉल्व करना चाहते हो। एक ध्यान रखें कि क्वेश्चन अगर एग्जाम में क्वेश्चन में आया है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, और किसी भी मेथड को स्पेसिफाई नहीं किया गया, ना एनिमेशन का नाम लिया है, ना क्रैमर का नाम लिया है, ना ग्राफिकल का, तो आप किसी भी मेथड से करने में स्वतंत्र हो। ऐसे समय में आप क्रैमर से भी कर सकते हो, और आप साइमल्टेनियस ग्राफिकल मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा सा ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप ज्यादातर एलिमिनेशन और क्रैमर रूल इन दोनों पर ही फोकस करो, और सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको अच्छी लगती है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकता है। अगर वहां पर लिखा हो कि सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय पर्टिकुलर, जिस भी मेथड का, एलिमिनेशन का नाम हो, ग्राफिकल का नाम हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या क्रैमर, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी से सॉल्व करना होगा। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि इक्वेशन तो दे दी, आपके पास चारों ऑप्शन है, पर किससे सॉल्व करना, क्योंकि वहां लिखा है सिर्फ सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन या सॉल्व द इक्वेशन गिवन बिलो, ऐसा क्वेश्चन आता है। तब उस समय आप किसी भी मेथड से उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्वतंत्र होते हो, तो ये याद रखिए। अगर ये आपको समझ गया हो तो अब हम वर्ड प्रॉब्लम की तरफ से बात करते हैं। आपके बुक के अंदर का पहला जो एग्जाम्पल है मैं उसको समझा के देता हूँ, उसके बाद जो एक्सरसाइज है वो आप करोगे, और एक्सरसाइज में जब 1 से लेके यानी 1.1 प्रैक्टिस सेट से लेके 1.15 तक आपका जो भी कुछ नहीं बना है, आप मुझे कंटिन्यू, मैंने जितने भी वीडियोस पोस्ट किए हैं चाहे यूट्यूब पे है या फेसबुक पे, तो आप उनके नीचे मुझे बता सकते हो कि पर्टिकुलर ये क्वेश्चन हमको फिर से चाहिए। मैं सारे क्वेश्चन का एक वीडियो बनाऊंगा और फिर वो अपलोड करूँगा, तो आपको 1.1 के भी सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, और वहाँ से लेके 1.5। तो बढ़ते हैं नए एग्जाम्पल की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके बुक में पहला एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो इस तरह से है। एग्जाम्पल 1, द पैरामीटर of a rectangle is 40 centimeter. दूसरा सेंटेंस है the length of the rectangle is more than double its breadth by 2. Find length and breadth. तो ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हम पहली लाइन देखते हैं। सबसे पहले पहली लाइन पढ़ते हैं, the parameter of a rectangle is 40 centimeter. अब यहाँ पे पैरामीटर निकालने के लिए बोला है, पैरामीटर के फॉर्मूले में कौन आता है, लेंथ और ब्रेथ। यहाँ एंडिंग में पूछा गया है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। जो चीज हमें निकालनी है वो फॉर्मूले में हम कैसे लिख सकते हैं, इसलिए हमको लेट करके उन दोनों को अज्यूम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा काम होगा सॉल्यूशन में लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x and the breadth of rectangle is y। तो हमने दोनों को ले लिया है, जो मिसिंग वैल्यू थी, जो हमको फाइंड आउट करना है, उन्हीं वेरिएबल्स को हमने x और y में ले लिया है। पहला सेंटेंस, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। जैसा कि आपको पैरामीटर का फॉर्मूला मालूम है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है उसका फॉर्मूला। सो हम उसी को लेते हैं कि पैरामीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर। सो पैरामीटर का फॉर्मूला लिखेंगे 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब आपका पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं पूरा डिटेल लिखता हूँ। तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 40। क्या कहा गया है, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज, तो ये पैरामीटर का फॉर्मूला इज, ये पहली बार इज जो आया है उसके लिए मैंने लगाया है इक्वल टू, फिर 40 सेंटीमीटर।
सो पैरामीटर इज 40 सेंटीमीटर। पैरामीटर की जगह वैल्यू डालते हैं, ये एल और बी है, ये हमारे पास लेंथ यहाँ पर आपकी है एक्स और ब्रेथ जो है आपका वाई इक्वल टू 40। एक्स वाई को इधर ही रहने देते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, इस 2 से इस 40 को डिवाइड करते हैं, 40 डिवाइडेड बाय 2 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2। अब यहाँ ये थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है, तो मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, आपने ये एक्स वाई ली और उसके बाद यहाँ लिखना पड़ेगा बाय कंडीशन 1। ये जो आपको दी गई है ये कंडीशन है, तो आपने कंडीशन 1 लगा के आपने पहली इक्वेशन दी है, अब हम कंडीशन 2 लगाते हैं बाय कंडीशन 2। आप गौर कीजिए कि आप इसी तरह से साफ सुथरा इक्वल टू के नीचे इक्वल टू सेंटेंस, अगर आप इस तरह से लिखेंगे आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, तो आपके मार्क काटना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत कंटेंट लिखे, आपका पेपर प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपका कंटेंट बहुत अच्छे से और राइट होना चाहिए, तब आपके मार्क कटने की गुंजाइश नहीं होगी, आपके मार्क कटेंगे ही नहीं। बाय कंडीशन 1 आपकी पहली इक्वेशन मिल गई है, बाय कंडीशन 2 सेंटेंस थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, ये दूसरी बार इज आया है, तो यहाँ पर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, लेंथ क्या है हमने यहाँ अज्यूम की है, लेंथ है x, इसलिए सबसे पहले लिखेंगे x, इज यानी इक्वल टू। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज कैसी है, मोर देन, तो पहले मोर देन को लिखते हैं, देन भी आया इसलिए मोर देन, मोर मैंने कहा था मोर इंक्रीज ऐसे शब्द आए तो प्लस, मोर देन तो ये मोर का साइन, मोर देन किससे, डबल इट्स ब्रेथ, अब ब्रेथ क्या है उसकी y, और वो कैसा बोल रहा है डबल, तो उस ब्रेथ की डबल कितने से, बाय 2। तो अब यहां पर आपने सेंटेंस देखा होगा, बहुत बार ऐसा था कि मोर देन 2 पहले दिया रहता था, लेस देन 8, लेकिन यहाँ सेंटेंस थोड़ा सा घुमाया है, मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2। मतलब यहाँ सेंटेंस में जो नंबर यहाँ दिया करते थे वो कहाँ दिया है, इस पर सेंटेंस के एंड में। तो ये आपको वर्डिंग के साथ साथ इन नंबर्स के ऊपर भी फोकस रखना है कि वो कहाँ लिखने हैं। अगर आप इसको पहले या इसकी जगह चेंज कर देते हो, माइनस प्लस में गलती हो जाती है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ उन्होंने घुमाया है मोर देन 2 या मोर देन या लेस देन 8 पहले बोलते थे, बट अभी यहाँ बोला है मोर देन, तो मोर देन का साइन, डबल इट्स ब्रेथ, तो डबल इट्स ब्रेथ बाय 2 यानी 2 से ज्यादा है। तो ये आपका सेंटेंस बना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, देयरफॉर x माइनस 2y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इस दोनों इक्वेशन को चाहे तो जिस तरह बुक में दिया है ग्रामर रूल से सॉल्व कर सकते हैं, साइमल्टेनियस से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप ग्राफिकल से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी जो मेथड है वो डिस्क्राइब नहीं की गई है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को बाय ग्रामर रूल से, तो सॉल्विंग दिस इक्वेशन बाय ग्रामर रूल, दोनों इक्वेशन को ग्रामर रूल से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा d होता है, यानी कि जिस तरह मैंने बताया कांस्टेंट, उसके बाद dx यानी x वाला पोर्शन गायब, उसके बाद dy y वाला पोर्शन गायब, और आपको नंबर फॉलो करने हैं 1 2 3। पहले 1 इधर देना है, कांस्टेंट वाला है, यानी 1 ये रहेगा, 2 ये रहेगा और 3 ये रहेगा। तो इन दोनों इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 20, दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 2। इन दोनों इक्वेशन से पहले d लिखते हैं। d आपका होता है कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करना, तो ये कांस्टेंट टर्म आपकी यहाँ पर ये, इसको एलिमिनेट करो, डायरेक्टली इनके कोएफिशिएंट्स लिखो, 1 1 1 माइनस 2 1 1 1 माइनस 2। सॉल्व करेंगे तो
ये इस तरह से -2 हो गया। इन दोनों को सॉल्व करते समय माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू -3। दूसरा होता है हमारा dx के समय x को हाइड करना है और आपका नंबर मैंने कहा था किस तरह से लेना 1 2 3। तो आपने इसको हाइड किया तो फिर आपको 2 3 लिखना है। तो पहले 2 वाला लिखेंगे यानी 20 अपॉन 2, तो यहाँ रहेगा 1 - 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा -40। इन दोनों का करेंगे -2 इक्वल टू -52। dy के लिए सॉल्व करेंगे, y वाले को हाइड करेंगे, ऑर्डर फॉलो करेंगे 1 और 2, तो 1 1 20 and 2। ये आप नंबर्स जो पेंसिल या ऐसे लिखे हो तो आप मिटा सकते हो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस होने तक वो उस तरह से करना है। यहाँ 2 1 जा 2, इन दोनों का आएगा -20, फाइनल आंसर -18। देयरफॉर फॉर x फॉर्मूला होता है dx अपॉन d, फॉर y फॉर्मूला होता है dy अपॉन d। x इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू के लिए है -42 अपॉन -3, y के लिए है -18 अपॉन -3। x इक्वल माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 डिवाइड बाय 42 डिवाइड बाय 3 होगा 14। y के लिए जब सॉल्व करेंगे माइनस माइनस कैंसिल, 3 6 18। सो देयरफॉर या आंसर करके आप लिखोगे फाइनल x, y, आंसर में आएगा 40। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। किस तरह से इक्वेशन दी रहेगी, इक्वेशन से आपको किस तरह से सेंटेंस दिया रहेगा, किस तरह से सेंटेंस को समझ के आपको इक्वेशंस तैयार करने हैं। इक्वेशंस तैयार होने के बाद आप किसी भी तरह से सॉल्व करने के लिए फ्री हो, इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, आपको आंसर मिलेगा। इसके बाद दूसरी एक्टिविटी है, तो एग्जाम्पल 2 हम सॉल्व करते हैं। सो आपका बुक का सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से एक्टिविटी में दिया हुआ है, सेल 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 करके दिया हुआ है, मतलब किसी चीज की सेल लगी है और यहाँ आप दिख रहे हैं क्लियरली वॉचेस की, लेकिन वॉचेस में थोड़ा सा डिफरेंट है। सेंटेंस में देखिए, आई हैव सम एनालॉग रिस्ट वॉचेस एंड सम डिजिटल रिस्ट वॉचेस। एनालॉग और डिजिटल दो दिया है। एनालॉग होता है जिसमें कांटे लगे होते हैं, ये कांटे हैं, और डिजिटल जिसमें नंबर आता है। तो कुछ मिक्सअप उसके पास वॉचेस है। मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ 2 एनालॉग और एक रिस्ट वॉच जो डिजिटल फॉर्म में वो दिखानी है। इस पूरे सेंटेंस को पढ़ने पर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी जिससे इक्वेशन बना सके वो नहीं मिलती है। देखिए कि आई हैव सम एनालॉग रिस्ट वॉचेस एंड सम डिजिटल रिस्ट वॉचेस। 2 तरह की घड़ियां है, एक एनालॉग है एक डिजिटल है, लेकिन इससे कहीं पर भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, सिर्फ इतना पता चल रहा है कि 2 टाइप की घड़ी है। आई एम गोइंग टू सेल देम एट अ डिस्काउंट, वो बेच रहा है उसको कुछ डिस्काउंट पर। तो इस इक्वेशन से भी आपको कोई मदद नहीं मिलती, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है कि ऐसा कुछ हो रहा है। इक्वेशन यहाँ स्टार्ट हुई। पहले दिन की सेलिंग है, सेल ऑफ फर्स्ट डे। एनालॉग वॉच 11 रुपए की है, डिजिटल वॉच 6, और इन दोनों को बेचने पर उसने अमाउंट रिसीव किया है 4330 रुपीज। दूसरे दिन की सेलिंग है उसकी, सेकंड डे की, एनालॉग वॉचेस 22, डिजिटल वॉचेस 5, और दोनों को सेल करने पर 7330 रुपीज। यहाँ पर भी कुछ पता नहीं चल रहा है, सिर्फ पता चल रहा है कि कुछ नंबर में गड़बड़ी हुई है या कुछ नंबर बेचे गए हैं, खरीदे गए, बस इतनी इन्फॉर्मेशन मिली। क्या करना है क्या नहीं करना है अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ। अब लास्ट वाला सेंटेंस, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ रिस्ट वॉचेस ऑफ ईच टाइप। अब इस सेंटेंस से क्लियर हो गया कि हमको दोनों तरह की जो वॉचेस है उनकी सेलिंग प्राइस निकालनी है। यानी काम है आपका सेलिंग प्राइस एनालॉग का और सेलिंग प्राइस जो है वो रिस्ट वॉचेस का निकालना है, सॉरी डिजिटल रिस्ट वॉचेस का। सबसे पहले इसी को लेते हैं। ना ही हमारे आपके पास सेलिंग प्राइस ऑफ एनालॉग का है, ना ही सेलिंग प्राइस आपका डिजिटल का है, इसलिए हम इसी को ही एक्स और वाई में लेते हैं। सबसे पहले लेट सेलिंग प्राइस ऑफ एनालॉग रिस्ट वॉचेस ईच। ईच मतलब हर एक की कीमत कितनी ली हमने, एक्स।
सिंगल एक की कीमत x है, दूसरा कीमत है वो x और y में दी हुई है, यानी दो जो मिसिंग चीज जो हमको दो वेरिएबल की जरूरत होती है उनको तो लेते हैं। अब इसके लिए फाइंड आउट इक्वेशन, तो हम पहला जो सेंटेंस है वो यहाँ से लेंगे। ये पहले और दूसरे दिन की जो सेटिंग दी है ये हमको दो इक्वेशन तैयार करने के लिए दी हुई है, तो दिया है। हम पहले वाले को पढ़ते हैं और इससे इक्वेशन तैयार करने की कोशिश करते हैं। पहले दिन की सेलिंग देखिए, एनालॉग वॉचेस 11 सेल हुई है, एक वॉच की हमने कॉस्ट ली है x रुपीज, तो 11 की होगी 11x। डिजिटल वॉच ये 6 सेल हुई है, एक की जो कॉस्ट है वो y रुपीज है, तो 6 की 6y रुपीज होगी, और उन दोनों का टोटल दिया है 4330। तो हमारी पहली इक्वेशन यहाँ से डायरेक्ट बनेगी फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। और ईच की कीमत x है, इसलिए x प्लस दूसरी है y। कितनी घड़ियां बिकी है? 6 घड़ी। एक घड़ी की कीमत है y रुपीज, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6y रुपीज। और टोटल उन्होंने नंबर में कितनी बेची है? 4330 इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरह से आपकी पहली इक्वेशन तैयार हुई है। सेम आप दूसरे दिन से दूसरी इक्वेशन तैयार कर सकते हैं फ्रॉम कंडीशन 2। सेकंड कंडीशन कहता है एनालॉग 22 वॉचेस और डिजिटल 5, यहाँ 22x और 5y, और टोटल होगा 730। तो 22x प्लस 5y इज इक्वल टू 7330 इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, नंबर बड़े हैं, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। एलिमिनेटिंग से ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपको माइनस करने में इजी है। सबसे पहले वेरिएबल को सिंप्लीफाई करने के लिए देखते हैं, या तो इन दोनों को चेंज कीजिए इनको, तो इसको चेंज करना इजी रहेगा। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, वी गेट यहाँ आपको मिलेगा 22x प्लस 12y इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 8660। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 3 के नंबर्स में से इस नंबर को माइनस करेंगे तो इजीली हमारा आंसर आएगा। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 को 3 से करते हैं तो पहले लिखेंगे 22x प्लस 12y इक्वल टू 8660 माइनस 22x प्लस 5y इक्वल टू 7330। क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नीचे की साइन चेंज हो जाएगी, ये दोनों नंबर कैंसिल, इन दोनों का आएगा 7y, क्योंकि ये नीचे का नंबर छोटा है बड़े नंबर का साइन। यहाँ पर दोनों का सॉल्यूशन 1330 y इक्वल टू 7y इज इक्वल टू 190। तो ये आपकी y की वैल्यू है। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन, आप किसी भी इक्वेशन में रखते हो, मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट में रखता हूँ, पहली इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमारी 11x प्लस 6y इज इक्वल टू 4330। यहाँ y की वैल्यू रखेंगे 11x प्लस 6 ब्रैकेट 190 इक्वल टू 4330। 11x इन दोनों का मल्टीप्लाई 11,040, यहाँ 4330। 11x इक्वल टू 4320 माइनस 1120, 11x इक्वल टू 3190
90, therefore x equal to 3190 divided by 11, x equal to, ये आपकी वैल्यूज आ गई x और y की, बट आपको x और y का वैल्यू नहीं पूछा है, आपको एनालॉग और डिजिटल की इस टाइप की प्राइस पूछी है। तो आपने x और y यहाँ दिया हुआ था, तो आंसर में वही लिखना है, आप आंसर लिख सकते हो। x और y की वैल्यू आ गई है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने इस पोर्शन पे यहाँ पे लिखा हुआ आंसर, आपको फाइनल आंसर लिखना है। सेलिंग प्राइस एनालॉग रिस्ट वॉचेस इज, एक की आपने एक्स ली थी तो इज 2 या सिंबल रुपीज 290 ईच, कॉमा या आप एन लिख सकते हो। The selling price of digital wristwatches is rupees 190 each। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। सेंटेंस, सेंटेंस से इक्वेशन, इक्वेशन से रिक्वायरमेंट में आपको जो भी मेथड आपको लगती है वो मेथड, दोनों वैल्यूज और वैल्यूज के बाद ये फाइनल आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके बुक में ये क्वेश्चन एक्टिविटी टाइप दिया हुआ है और इस तरह देने का रीज़न है कि ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आपको लगे। तो क्वेश्चन में यहाँ एक रिवर है, रिवर के अंदर बोट दिखाई हुई है। एक बोट जो है वो पानी के बहाव के उल्टी दिशा में जा रही है और एक पानी के बहाव के दिशा में जा रही है। मतलब अगर आप बहती हुई नदी को इमेजिन करें तो एक नदी जो है, एक जो नाव है वो नदी जिस तरफ बह रही है उस तरफ जा रही है और एक नाव उसी समय पर उल्टी दिशा में जा रही है। या उसी नाव को हम कंसिडर करते कि पहली बार वो नाव जिस तरफ पानी बह रहा था उस तरफ जा रही है, दूसरी बार वो नाव रिटर्न जा रही है। तो यहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दो वर्ड आए हैं। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है जब बोट पानी के बहाव के साथ साथ उसी दिशा में जाए तो वो होता है डाउनस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम जब पानी नीचे की तरफ बह रहा है और बोट ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये दोनों वर्ड यहाँ आए हैं, दोनों को मैंने क्लियरली समझा दिया। अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ ऊपर वाली बोट जो है वो अपस्ट्रीम फॉलो कर रही है और नीचे वाली डाउनस्ट्रीम। अ बोट ट्रेवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। मतलब जब वो ऊपर यानी पानी की उल्टी दिशा में चलने की कोशिश करती है तो उसको कितना समय लगता है, सॉरी वो कितना कवर करती है, 16 किलोमीटर। और जब वो पानी के साथ यानी पानी जिस तरफ बह रहा है साथ साथ में हम भी उसको चलाते हैं तो उसकी स्पीड डिस्टेंस कवर करने की वो ज्यादा होगी, इसलिए यहाँ पर 24 किलोमीटर वो कवर करता है। दूसरी कंडीशन में द सेम बोट, वही बोट यानी उसी नाव को अगर हम चलाते हैं, ट्रेवल 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 30 आवर्स। तो यहाँ समय के साथ इसकी स्पीड और डिस्टेंस ये तीनों को दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर हमारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला यहाँ पर वर्क करेगा। अब इन दोनों सेंटेंस को देखने के बाद हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, बस पता है कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में एक बोट चल रही है, कुछ किलोमीटर ले रही है और कुछ समय को लगा रही है। लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब यहाँ और दो शब्द आए अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के बाद, वाटर करंट एंड स्टिल वाटर। यहाँ वाटर करंट से मतलब होता है बहता हुआ पानी और स्टिल वाटर मतलब होता है शांत, रुका हुआ, ठहरा हुआ पानी। तो ठहरे हुए पानी में हमें बोट की स्पीड यानी जब पानी शांत है तो उसमें अगर कोई बोट चला रहा है तो उसकी स्पीड क्या होती है वो हमें निकालना है, और पानी की स्पीड कितनी, स्पीड ऑफ वाटर, और बहते हुए पानी की, शांत पानी में नाव की स्पीड और बहते हुए पानी की स्पीड, ये दो हमको एज ए आंसर एक्स और वाई में निकालना है। तो इन्हीं से हम शुरुआत करते हैं। लेट
आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरह से अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम होता है, क्या वाटर करंट है और क्या स्टील वाटर है। तो लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर is x kilometer per hour and the speed of water current is y kilometer per hour। ये हमने क्वेश्चन से या लास्ट से हमें जो पता करना है हमने उसको x और y में कन्वर्ट कर दिया। अब पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस से आपको मैंने बताया कि इसमें स्पीड, डिस्टेंस और टाइम इन तीनों को मिक्सअप करके हमें इक्वेशन यहाँ पर तैयार करनी है। तो हमें स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, यह दोनों वर्ड आए हैं, दोनों में हमें स्पीड की जरूरत लगेगी और स्पीड हमारे पास नहीं है। तो हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए स्पीड को लेते हैं जो यहाँ पर हमने वेरिएबल लिखा। देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम अब बोट नीचे की तरफ चल रही है डाउनस्ट्रीम, तो हमने लिया कि बोट की स्पीड कितनी है x और साथ में बहते हुए पानी की स्पीड है y। जब बोट नीचे की तरफ बह रही है तो इसकी अपनी स्पीड x, मैं यहाँ एक डायग्राम दिखाता हूँ कि ये नदी बह रही है और ये हम लेते हैं कि हमारी नाव है। तो नाव अपनी स्पीड x से नीचे की तरफ जा रही है और इस बहते हुए पानी की स्पीड कितनी है y। तो इन दोनों का जो स्पीड है वो एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये x प्लस y की स्पीड से ये बोट क्या होगी, इस पानी के ऊपर स्लाइड करेगी। तो हमें यहाँ इक्वेशन मिलेगी x प्लस y किलोमीटर पर आवर। अगर आपको नहीं समझा होगा तो एक बार फिर से आप वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए कि किस तरह मैंने डाउनस्ट्रीम बताया हुआ है। तो यहाँ डाउनस्ट्रीम है x प्लस y किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से हम अपस्ट्रीम के लिए निकालते हैं। अब अपस्ट्रीम का भी एग्जांपल देखिए कि ये नदी बह रही है यहाँ पर और आप बोट को उल्टा लेके चल रहे हैं, यानी बोट आपकी जा रही है इस तरफ और नदी बह रही है इस तरफ। बोट की स्पीड है x और इसकी y, तो ऑब्वियसली इन दोनों का क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, क्योंकि आपकी बोट की स्पीड जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी और जो पानी की स्पीड है वो अपने आप बह रहा है, तो मे बी हम कंसिडर करते हैं कि वो स्लो बह रहा है आपकी हाथ की स्पीड के कंपेयर में। तो हमारे पास यहाँ अपस्ट्रीम के लिए इक्वेशन मिलेगी, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इक्वल टू x माइनस y किलोमीटर पर आवर। बहुत इजी है, हमारे पास अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की स्पीड है, हमारे पास ऑलरेडी किलोमीटर्स भी दिए गए हैं, आवर्स भी दिए हैं। अब हम हमारे जो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पर फोकस करते हैं। नाउ वी नो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वी नो दैट, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक फॉर्मूला होता है। यहाँ हम स्पीड और टाइम की जगह को एक्सचेंज करते हैं हमारे पास, क्योंकि बहुत सारी यहाँ मैक्सिमम चीजें आपको टाइम में दी हुई है। टाइम मैंने यहाँ टाइम हाईलाइटेड है, इसलिए हम इक्वेशन को टाइम में कन्वर्ट करते हैं। देयरफॉर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपकी नेक्स्ट इक्वेशन जो तैयार होगी अब इस फॉर्मूले की तरफ से तैयार होगी। तो हम जो है अभी टाइम के फॉर्मूले से इन लोगों के लिए टाइम निकालेंगे। द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द 16 किलोमीटर डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम के लिए। तो हम यहाँ सेंटेंस लिखते हैं,
सो यहाँ सेंटेंस है टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। जो हमारे यहाँ था बोट ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो हमने टाइम निकालना है वहां पे, इसलिए हमने लिखा कि टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में हमारी स्पीड कितनी है, अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर डालते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है हमारा 16 किलोमीटर, स्पीड तो वहां अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम में हमारी स्पीड है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अब बोट जो है पहले ऊपर की तरफ हम डाउन के लिए हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे डाउन के लिए कितना दिया है 24, तो 24 वहां लिखेंगे और उसके बाद जो स्पीड है वो हम यहाँ से देखते हैं। डाउन स्ट्रीम में चलते वक्त हमारी बोट की स्पीड हमने ली है x प्लस वाई, तो यहाँ पर आ जाएगी x प्लस वाई। ये दोनों स्पीड जो है वो हमको पहले वाले बॉक्स से मिली है, तो इसी कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं क्योंकि हमने यहाँ से ये वैल्यूज निकाली। देयरफॉर बाय कंडीशन 1, कंडीशन 1 क्या कहती है, टू ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर, मतलब दोनों का हम एडिशन करें, दोनों का तो कितना आता है 6 घंटे, वो 6 आवर्स में वो कंप्लीट करता है। तो हम इस इक्वेशन को यहाँ लिखते हैं 16 अपॉन x माइनस वाई प्लस 24 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर आएगा 6, और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसको रोमन में बदल देते हैं, ये आपके पहले सेंटेंस से इक्वेशन मिली। सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे इस बॉक्स पे, तो ये पूरा का पूरा हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डायरेक्टली बाय कंडीशन 2, देयरफॉर बाय कंडीशन 2। कंडीशन 2, ये जो आपने जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा है इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप कंडीशन 1 में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम को पढ़िए और नंबर्स को लिखिए। The same boat travel 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम है 36। अपस्ट्रीम के लिए हमारी स्पीड है x माइनस वाई एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम प्लस 48 और डाउनस्ट्रीम के लिए हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर 2। सो पहली कंडीशन हमारे पहले बॉक्स में मिली और दूसरी कंडीशन हमारे दूसरे बॉक्स में। बट अगर आप इन दोनों इक्वेशन को गौर से देखिए, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं है। 2 वेरिएबल्स है लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं है। तो अभी आपने वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले जो 1.4 की है उसके अंदर आपने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो रिड्यूसिबल वेरिएबल वाली मेथड है वो आपने यूज की थी। यहाँ पर भी हम इन वेरिएबल्स को रिड्यूस करेंगे किसी सिंगल वेरिएबल से। तो सॉल्व करते हैं। पुटिंग 1 बाय x माइनस वाई इक्वल टू m एंड 1 बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू n इन अबव इक्वेशन, इन अबव इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन में हम इनको रिस्पेक्टिवली रखते हैं और देखते हैं आपको कौन सी इक्वेशन मिली है। फर्स्ट इक्वेशन 16, अब वहां पे रखेंगे हम m प्लस 24n इक्वल टू 6। नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन यहाँ पर तैयार हुई, इसको हम नंबर देंगे 3rd
इस इक्वेशन के लिए 36m प्लस 48n इक्वल टू 30 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। ये दोनों इक्वेशन मिली है, इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल इस इक्वेशन को हम एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2, इन दोनों में से मैं इस बीच वाले वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 2, देयरफॉर हमें इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे 32m 48n इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 5। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 4 and 5 we get इक्वेशन 4 और 5 को हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर आपको यहाँ तक अगर समझ गया होगा तो मैं इरेज करके इस साइड लिख रहा हूँ। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ वहाँ तक का क्वेश्चन। आपके पास अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम करते हुए दो बोट थी, उन बोट्स की स्पीड दी गई थी और वाटर करंट और स्टिल वाटर में बोट की स्पीड पूछी थी। आपने बोट की स्पीड ली है x और करंट वाटर की y। बोट की डाउनस्ट्रीम में स्पीड x प्लस वाई और अपस्ट्रीम में x माइनस वाई ली। इन दोनों इक्वेशन से अपने टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस फॉर्मूले से आपने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में कवर किए हुए डिस्टेंस के लिए आपने टाइम निकाला है। इस टाइम को हमने यहाँ रखा है कि 16 किलोमीटर इतने समय में, 24 किलोमीटर इतने समय में, दोनों का एडिशन टोटल 6 आवर्स। सिमिलरली हमने दूसरी इक्वेशन तैयार की। दोनों इक्वेशन यूनियन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं थे, इसलिए हमने रिड्यूसिबल वेरिएबल वाला मेथड यूज किया और हमारे पास अब दो मेथड है, हमारे पास अभी दो इक्वेशंस है। इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। सो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ तक आ गए हैं। अब चौथी और पांचवी यानी फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ वेरिएबल्स आएंगे। सबसे पहले लिखते हैं 32m प्लस 48n इक्वल टू 12 और इक्वेशन थर्ड 36n प्लस 48n इक्वल टू 30। दोनों वेरिएबल एक जैसे, साइन एक जैसा होने के कारण आपको सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन -4m, ये दोनों कैंसल और यहाँ -1, m इक्वल टू -1 बाय -4, m इक्वल टू 1 बाय 4। ये पहली वैल्यू आई है। इस m की वैल्यू को हम रखते हैं किसी भी एक इक्वेशन में। मैं रख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, therefore 16m plus 24m equal to 6, 16 multiplied by 1 by 4 plus 24m equal to 6, 4 यहाँ आ गया, 4 plus 24m is equal to 6, 24m equal to 6 minus 4, 24m equal to 2, n equal to 1 by 20, so 2 by 24 and equal to 1 by 12। तो आपकी m इक्वल टू वैल्यू आई है 1 by 4 एंड n इक्वल टू वैल्यू आई है 1 by 12। बट ये हमारी ओरिजिनल वैल्यूज नहीं है, हमने इनको रिड्यूस किया है इन दोनों की जगह पे। यहाँ हमने 1 by x minus 1 की जगह m लिया है और 1 by x plus y की जगह n को वापस से उस इक्वेशन में रखना है। तो पुटिंग दिस वैल्यू now 1 by x minus y equal to m and 1 by x plus y equal to n, रिस्पेक्टिवली आप वैल्यू रखिए।
यहाँ पर 1/x माइनस वाई इक्वल टू m की वैल्यू आपके पास है 1/4, सो 1/4 हियर 1/x प्लस y एंड n की वैल्यू है 1/12। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको इक्वेशन मिलेगी x माइनस वाई इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर हम 5 तक आए थे, इसको देते हैं 6 और यहाँ आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 7। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 6 और 7 है। इन इक्वेशन को हमको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने जब सॉल्व किया था ये एग्जाम्पल तब आपको बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर में इस तरह की इक्वेशन आएगी और आप m और n को रिड्यूस करोगे, इस क्वेश्चन को आपको 2 बार एलिमिनेटिंग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम पहली बार एलिमिनेटिंग सॉल्व कर चुके हैं, दूसरी बार हमको फिर से यहाँ इसको एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। सो नाउ बाय, अब यहाँ ये इजीली y बाय कैंसिल हो सकता है, इसलिए हम बाय सॉल्विंग 6 and 7 बाय सॉल्विंग इक्वेशन 6 and 7 क्या वैल्यूज मिलती देखते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 12। दोनों के दोनों जो वेरिएबल है वो एक जैसे, तो इनको कट कर देते हैं। ये 2x इक्वल टू 14 और ये 16, सॉरी 12 प्लस 4 16, x इक्वल टू 16/2, x इक्वल टू 8। ये हमारी पहली वैल्यू आ गई x की। अब हम यही वैल्यू रखते हैं इक्वेशन नंबर 6 के अंदर। फ्रॉम इक्वेशन 6 x माइनस वाई इक्वल टू 4, 8 माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 8, माइनस वाई इक्वल टू -4, वाई इक्वल टू 4। इस तरह से सॉल्व करने पर x और y की फाइनल वैल्यूज आपके पास आ गई है। x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 4। हमने क्वेश्चन में दिया था स्पीड ऑफ बोट x, तो हम यहाँ आंसर में भी वही लिखेंगे। आंसर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट, स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका क्वेश्चन था स्टूडेंट, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैंने स्टार कहा था, तो इसको स्टार करते हुए आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में भी है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। नेट पर भी बहुत सारे इस तरह के अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इस क्वेश्चन की, उतना ही ज़्यादा ये आपके हाथ के नीचे या आप इसके अंदर कमांड ले सकते हो। बहुत इजी है, दिए हुए इक्वेशन, दिए हुए जो सेंटेंस थे, सेंटेंस से बहुत इजीली आपको इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन में रिड्यूसिबल वेरिएबल है, तो ये क्वेश्चन 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार एलिमिनेटिंग, फिर दूसरी बार एलिमिनेटिंग, और फाइनल में आपको वैल्यू मिलेगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक में 4थे नंबर का एग्जाम्पल है, A certain amount is equally distributed among certain number of students। पहली लाइन में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ अमाउंट यानी कुछ पैसा है जो कुछ बच्चों में बांटा गया है। तो सर्टन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन सर्टन नंबर ऑफ स्टूडेंट। ईच वुड गेट 2 rupees लेस इफ 10 स्टूडेंट वेयर मोर। अगर जो पैसे बांटे जा रहे हैं 10 बच्चे ज्यादा आ जाते हैं तो हर बच्चे को 2-2 रुपया कम मिलेगा। अगला, एंड ईच वुड गेट 6 rupees मोर इफ 15 स्टूडेंट वेयर लेस। और उन्हीं बच्चों में से अगर 15 बच्चे कम हो गए तो हर बच्चे को 6-6 रुपए ज्यादा मिलेंगे। गेट 6 rupees मोर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द नंबर ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। ये दोनों हमें पता करना है, लेकिन हमारे पास उनके लिए सिंबल्स नहीं है, इसलिए हम लेट करके लेते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी x एंड द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इज y rupees। सो
लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर एक्स एंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच स्टूडेंट इज वाई रुपीज। तो हर बच्चे को वाई रुपीज बांटा गया है, ये हमने अज्यूम किया। तो टोटल अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा? एग्जाम्पल के लिए मैं नंबर में बताता हूँ। अगर 100 बच्चे हैं, एक बच्चे को 20 रुपए बांटे गए हैं, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी टोटल 2000 रुपीज बांटे गए। Therefore, total amount is distributed equal to x y। टोटल कितना होगा? x y रुपीज। जिस तरह आप मल्टीप्लाई करते हो, अगर 100 बच्चे हैं और हर बच्चे को आपने 20 रुपए बांटे, तो टोटल कितना हो गया? दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2000। सेम सिमिलर है यहाँ पे कि टोटल अमाउंट जब एक बच्चे को y रुपीज, टोटल बच्चे x है, तो उनका हो जाएगा x y। नाउ अब हम पहला सेंटेंस पढ़ेंगे और उसके लिए कंडीशन लिखेंगे। बाय कंडीशन 1, ये कंडीशन 1 है। इस कंडीशन 1 को हम लिखते हैं, पहला सेंटेंस है ईच स्टूडेंट या ईच स्टूडेंट वुड गेट ₹2 लेस इफ 10 स्टूडेंट वेयर मोर। धीरे धीरे सेंटेंस को पढ़ते हुए देखते जाएंगे। सबसे पहले ईच वुड गेट मतलब हर स्टूडेंट मिलेगा कितना? तो हर स्टूडेंट के लिए हमारे पास से सिंबल x। ₹2 लेस, एवरी स्टूडेंट गेट ₹2 लेस। किसमें से? जो हर बच्चे को y रुपीज मिलने वाला है, 100 रुपए मिलने वाला है, उसमें से 20 रुपए कम मिलेंगे। एग्जाम्पल समझिए नंबर के साथ। तो एवरी स्टूडेंट गेट ₹2 लेस, तो काय में से जो उनको मिलने वाले उसमें से 2 रुपए कम मिलेंगे। इफ, तो इफ के लिए आया ब्रैकेट, इफ 10 स्टूडेंट वेयर मतलब इक्वल टू मोर। अब यहाँ इक्वल टू में क्या लिखना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये सेंटेंस आपने पढ़ा, ईच वुड गेट ₹2 लेस। एवरी स्टूडेंट यानी ईच स्टूडेंट गेट ₹2 लेस, किसमें से? जो पैसे मिलने वाले हैं उसमें से। तो गेट ₹2 लेस इफ, ये इफ यहाँ दिखाता है ब्रैकेट यानी मल्टीप्लीकेशन का साइन। जिस तरह से इज इक्वल टू दिखाता है, वहां इफ जो है वो दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन होने वाला है, ये दिखाता है। इफ 10 स्टूडेंट वेयर मोर, ये 10 बच्चे ज्यादा है ये बता रहा है। वेयर, एम इज आर और वॉज वेयर, ये सब जब आएंगे तो वो इक्वल टू को दिखाते हैं। तो यहाँ वेयर आ गया इक्वल टू के लिए, तो ये पहले सेंटेंस से मिला। अब ये दोनों किसके बराबर होंगे? तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है स्टूडेंट्स को। जितना भी होगा इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जितना मल्टीप्लीकेशन होगा वो बच्चों को बांटे गए टोटल मनी के बराबर होगा, क्योंकि मनी हमारा उतना ही है, बांटा वो अलग अलग है। डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा है कि 10 बच्चे ज्यादा हो गए तो कम ज्यादा बांटेंगे, लेकिन टोटल आप अगर 2000 रुपए बांट रहे हो तो चाहे 100 बच्चों को बांटो या 500 बच्चों को। अगर 500 बच्चों को बांटेंगे तो एक एक को कम आएगा, 100 बच्चों को बांटेंगे तो ज्यादा आएगा। तो उसी तरह से ये इक्वेशन है, टोटल अमाउंट जो है वो हमारा रिमेनिंग एक जैसा रहेगा। अब ये इक्वेशन मिली है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट, सेकंड टर्म मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट इक्वल टू एक्स वाई। यहाँ एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इक्वल टू एक्स वाई। और जैसे कि आपको पता है इक्वल टू के दोनों तरफ विथ साइन एक जैसा नंबर हो तो वो कैंसिल हो जाता है। विथ साइन, साइन भी उसका एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ एक्स वाई दोनों कैंसिल हो गए। आप कट का साइन दे सकते हो या विदाउट कट का साइन दिखे नेक्स्ट स्टेप में उस टर्म को गायब कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इस टर्म को हटा रहा हूँ यहाँ से। आप कट लगा सकते हो या विदाउट कट लिख सकते हो। तो यहाँ एक्स वाई चले गए, यहाँ बचा माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इक्वल टू 0। या इस स्टेप को आप और स्किप कर सकते हो। इस 20 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लेके जाते हैं राइट हैंड साइड। यहाँ पर इन सभी टर्म में 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करते हैं। देयरफॉर हमको मिलेगा माइनस x प्लस 5y इक्वल टू 10। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ आप लिख दो डिवाइडिंग बाय 10।
आपने 2 से डिवाइड किया, आप यहाँ सेंटेंस में लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ लिख सकते हो। तो देयरफॉर आपकी पहली इक्वेशन आई है -x + 5y = 10। दूसरी इक्वेशन के लिए हम दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं एंड के बाद। ईच वुड गेट ₹6 मोर। हर स्टूडेंट 6 रुपए ज्यादा लेता है। तो बाय सेकंड कंडीशन, बाय कंडीशन 2, ईच स्टूडेंट गेट 6 रुपीज मोर। तो ईच स्टूडेंट कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं? 6 रुपए। किसमें? जितने मिलने वाले थे उसमें 6 रुपए ज्यादा। ईच स्टूडेंट गेट 6 रुपीज मोर। जितने मिलने वाले थे उसमें 6 रुपए ज्यादा मिलने वाले हैं। इफ, ये इफ दिखाता है दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन को। तो ईच स्टूडेंट गेट 6 रुपीज मोर इफ 15 स्टूडेंट लेस। यानी अगर पहले के कंपेयर में 15 बच्चे कम हो जाए तो हर बच्चे को 6 रुपए अब ज्यादा मिलेंगे। किस तरह से इक्वेशन लिखी वो समझिए। ईच स्टूडेंट गेट 6 रुपीज मोर, जितने मिलने वाले हैं उसमें 6 रुपीज मोर इफ यानी ब्रैकेट 15 स्टूडेंट लेस, 15 बच्चे अगर कम। अब ये किसके बराबर होंगे? तो ये जितने रुपीज बांटे हैं उसके बराबर होंगे। फिलहाल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमको फिर इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो देयरफॉर अगेन, अब हम यहाँ पर जो हमने पूरा डिटेल में किया था, आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी, उसको थोड़ा सा शॉर्ट में निकालते हैं। हम ये वाली ब्रैकेट वाली स्किप करके डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। x × y xy + 6x - 15y n - 9 = xy। सो हमारी ये इक्वेशन आ गई। इसमें फिर से x y दोनों तरफ एक जैसे है तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देयरफॉर हमारी इक्वेशन जो मिलेगी 6x - 15y = 19 को उधर लेके जाते हैं +9 हो जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपको मिल चुकी है। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल यहाँ कैंसिल हो सकता है। तो कोई भी नहीं हो रहा है, बट इस इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। इक्वेशन 1/3 तो अभी मिलेगा -3x + 15y = 30। इक्वेशन नंबर 3। दोनों के साइन अपोजिट है, इसलिए दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। नाउ बाय एडिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट 6x - 15y = 90 -3x + 15y = 30। ये दोनों एक जैसे हैं, ये कैंसिल हो गए। इनका आंसर +3x ये दोनों ऐड होंगे 120। x = 120 / 3, x = सो आपका x का वैल्यू आ गया। टोटल जो स्टूडेंट है हमारे, जो आपने लिया था कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर x, तो वो मिल गए हैं 40। अब इसको हम रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमको मिल जाएगी y की वैल्यू। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, सो -x की जगह पर रखेंगे, सॉरी -x + 5y = 10। ना अमाउंट रखते हैं -40 + 5y = 10। 5y = 10 + 40, 5y = 50, y = 50/5 and y = 10। सो ई स्टूडेंट गेट 10 रुपीज। दोनों जो कंडीशन है वो दोनों हमें मिल गई है, x 40 y 10।
इसका आंसर कैसे लिखना है मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। आप इसको चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। मैं दोनों इक्वेशन पे रख के बताता हूँ कि अगर आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, ये आपको चेक करना है तो आप कैसे कर सकते हो। फिलहाल ये आपका हो गया आंसर। ये लिखने के बाद आपको एक लाइन सॉल्यूशन करके लिखनी होती है, यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। सो हमारी एक्स और वाई की यहाँ वैल्यू आ गई, बट आपका हाफ मार्क का पोर्शन लिखना बाकी है अभी। आंसर करके इन दोनों में जहां आप लेट करके जो सेंटेंस लिखते हो उसमें वो फाइनल आंसर लिखना होता है। तो इसमें हम रखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर, एक्स की जगह पे हमारे कितना है आंसर 40 स्टूडेंट, एंड द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टूडेंट इज 10 रुपीज। यहाँ वाई की जगह पे 10। अब आपका ये आंसर राइट है या रॉन्ग है, किसी भी एक इक्वेशन में आप रख के देख सकते हो। आपकी पहली इक्वेशन ये जो है, इसमें आप एक्स और वाई की वैल्यू लिख सकते हो, या आप इसमें रख सकते हो ये दोनों इक्वल आनी चाहिए। अब यहाँ रख के देखते हैं कि ये एक्स वाई जो आया है वो इसके बराबर है, तो यहाँ एक्स प्लस वाई इक्वेशन आप लीजिए। ये चेकिंग है, आप चेक कर सकते हो कि आपने जो सेंटेंस लिखा है वो बराबर है या नहीं है। एक्स 40 प्लस 10 और यहाँ वाई 10 माइनस 2। एक्स की वैल्यू है आपकी 40 और ये है 10। एक्स वाई है, ये एक्स वाई, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये है 400। इधर जो सॉल्यूशन होने वाला है वो भी लगभग 400 आना चाहिए। तो ये दोनों हो गया 50, इन दोनों का करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 50 मल्टीप्लाई बाय 8 तो ये होता है 40। इसका मतलब है आपका जो अमाउंट है वो सेम। अब देखिए यहाँ पर बांटते समय डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ अलग अलग कैलकुलेशन हुआ, लेकिन फाइनल आंसर सेम है। तो ये पहली इक्वेशन कि जब बच्चे 40 थे, 2 रुपया कम मिला और 10 बच्चे बढ़ गए तो भी 400 रुपये ही बांट गया। अब ये अमाउंट सेम है, बस इधर का कैलकुलेशन चेंज होगा। तो हमने पहली इक्वेशन चेक करके देखा कि हमारा आंसर एब्सोल्युटली राइट है। अब ये दूसरी वाली इक्वेशन है जो आपने कंडीशन से तैयार की, उसको देखते हैं। तो ये दूसरी इक्वेशन है, एक्स की वैल्यू हमारी है 40 माइनस 50, वाई हमारा 10 प्लस 6, ये दोनों 40 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि हमने जो पैसे फिक्स बांटे हैं, हमने 400 बांटे हैं, सिर्फ बच्चे के बढ़ने कम होने के कारण यहाँ 2 रुपये कम मिले, वहाँ 6 रुपये ज़्यादा मिले। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 25 और ये अमाउंट आएगा 60 इक्वल टू 400। इन दोनों का मल्टीप्लाई 16 5 जा 80, रिमेनिंग 8, 16 2 जा 32, 32 प्लस 8 40। तो देखिए दोनों बार आपका आंसर जो है वो राइट आया है। इसका मतलब आपकी दोनों जो आपने इक्वेशन लिखी थी वो भी राइट है, तो फाइनल आंसर भी राइट है। ये काम आपको तब करना है जब आपका पूरा पेपर हो जाए और आप श्योर नहीं हो कि आपका आंसर जो है वो राइट है या रॉन्ग है। तो ये हो गया आपका फोर्थ एग्जाम्पल कंप्लीट। फिफ्थ एग्जाम्पल वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और विद डबल स्टार है। क्वेश्चन है हमारा, अ 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट इज डिजिट। ये पहला हो गया। इसके बाद दूसरा आगे चल स्टार्ट होता है, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द न्यू नंबर इज 198 मोर देन द ओल्ड नंबर। अगला सेंटेंस, ऑल्सो द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट इज लेस देन द मिडल डिजिट बाय यूनिटी, फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स। सो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में दिया गया है। इसको जिस तरह मैंने इसके पहले के क्वेश्चन बताया आपको कि पढ़ के उसको हमें लिखना आ जाता है, बट यहाँ बहुत ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। जब आप बहुत ज्यादा उसके अंदर मास्टरी कर लोगे तभी आप इस क्वेश्चन का जो सेंटेंस है उस सेंटेंस से इक्वेशन बना सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर मैं पोर्शन को हाईलाइटेड करते रहता हूँ और उसके बाद आपको बता देता हूँ। यहाँ पर है 3 डिजिट नंबर। सबसे पहले हमारे पास ये 3 डिजिट का नंबर तो हमने कहीं लिया नहीं है, तो हमारे पास 3 डिजिट का नंबर भी नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले सॉल्यूशन में 3 डिजिट नंबर तैयार करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट सॉल्यूशन, लेट द डिजिट इन द 100 प्लेस इज x। तो हम 100 प्लेस पर ले सकते हैं n, दैट इज यूनिट प्लेस डिजिट y, जो आपके बुक में दिया है इस तरह मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर हम इस तरह नहीं ले सकते, 100 प्लेस अगर 3 नंबर का डिजिट लेना है तो हम x y z नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चल रहा है। तो हम x y a b m n इन 2 के अलावा और कुछ ले नहीं सकते। अब हम तीसरा डिजिट कैसे लें? तो इस तीसरे डिजिट के लिए इन्होंने पूरा जो क्वेश्चन है वो घुमा के दिया है।
या तो ये वो जो लाइन है वो ऊपर होनी थी, या फिर सेंटेंस में पहले नंबर पे वो लाइन होनी थी, बट ये लाइन जो है वो सेकंड लास्ट पे दी गई है, जिससे हमको ये मिडल टर्म मिलेगी। जैसे अगर हम 100 प्लेस डिजिट लेते हैं, मैं नंबर से समझाता हूँ कि जैसे 3 नंबर का है तो हम ले लेते हैं कि 1 2 3, 3 डिजिट है इसके अंदर, द 3 डिजिट नंबर, तो यहाँ 3 डिजिट है, इसमें ये जो है ये 100 पोजीशन पर है, ये 10 और ये यूनिट पोजीशन पर है। इस वक्त हम इसको x और इसको y लेते हैं, लेकिन यहाँ हम कौन सा लें, क्योंकि जो हमें लेना है वो वेरिएबल्स में ही लेना है और 2 वेरिएबल हम ले चुके हैं, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर ले कि वो नंबर जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो कंप्लीट होने के लिए इन्होंने यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस को मैं अंडरलाइन करता हूँ। ऑल्सो द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स इज लेस देन द मिडल डिजिट बाय यूनिटी। ये जो सेंटेंस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इस टर्म को या यहाँ का लिखने को। आपने YouTube के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, उनमें भी इस चीज को अच्छे से समझाया नहीं है। एक्चुअली ये जो सेंटेंस दिया गया है ये इक्वेशन के फॉर्म में दिया है और उससे आपको सेकंड यानी 10th प्लेस का डिजिट मिल जाएगा। अब वो किस तरह से है तो हम इसको पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं। ऑल्सो द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट, एक्सट्रीम मतलब होता है, जैसे यहाँ पर मैंने 1 2 3 लिखा था, एक्सट्रीम मतलब होता है इस पूरे नंबर का लास्ट और इस पूरे नंबर का फर्स्ट, इन्हें कहा जाता है एक्सट्रीम नंबर्स। कॉर्नर के जो नंबर होते हैं किसी भी इसमें वो कहा जाते हैं एक्सट्रीम नंबर। तो यहाँ कहा है कि ऑल्सो द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट, तो सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट हमारे पास एक्सट्रीम x और y है, तो यहाँ पर हम लेंगे सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट। ठीक है, जैसे इक्वेशन बनाते हैं वैसे बनाएंगे। तो सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट इज, हमारे इक्वेशन में ऑलवेज इज को हम क्या लिखते हैं, इक्वल टू, लेस देन तो माइनस साइन आता है, द मिडल टर्म डिजिट बाय यूनिटी, यानी जो मिडल टर्म है वो जो है वो इन दोनों नंबर से 1 माइनस है। अब यहां से हमें नंबर तैयार करना है, इसको हम ट्रांसफर करेंगे x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो नंबर है हमारा वो यहाँ का है। आपके बुक में यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस 1, इस तरह से दिया हुआ है, बट ये यहाँ किस तरह से तैयार हुआ है, तो यहाँ पर सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट इज लेस देन 1 बाय द मिडल टर्म, यानी मिडल टर्म कब आएगी, जब इन दोनों के नंबर में से 1 को माइनस किया जाएगा। इस क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन हो जाएगा तो मैं इसमें आपको रख के बताऊंगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन वर्क करता है। तो फिलहाल के लिए ये जो टर्म है x प्लस वाई प्लस 1 वो किस तरह से आई है, वो इस सेंटेंस के ऊपर से तैयार हुई। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पहला यहाँ पर 3 डिजिट नहीं था तो हमने 3 डिजिट में से 2 लिए, उसके बाद अभी भी हमारा 3 डिजिट नंबर नहीं बना हुआ है। इसमें से ये 3 डिजिट को मैंने अंडरलाइन किया था कि हाँ हमें 3 नंबर का एक नंबर चाहिए, उसके लिए हमने x और y यूनिट और 100 प्लेस ले लिया था। 10 प्लेस के लिए हमें ये मिल गया है। इसके बाद इससे नंबर 3 डिजिट नंबर किस तरह से तैयार करना, तो आपने इसके पहले प्लेस वैल्यू पढ़े हुए हैं, जैसे कि 100, 10 और यूनिट पे हम अगर 1 2 3 लिखते हैं तो ये नंबर कैसे मिलते हैं, ये 100 पर है इसलिए 1 मल्टीप्लाई बाय 100 लिखते हैं इसको, प्लस इसको लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10, प्लस इसको लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1। इन सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 100 प्लस 20 प्लस 3, तीनों का ऐड करेंगे तो 1 2 3, इस तरह से नंबर मिलता है। सेम यही प्रोसीजर हमको ऊपर फॉलो करनी है, बट यहाँ अल्फाबेट है इसलिए थोड़ा केयरफुली ध्यान देना होगा। पहला जो नंबर है वो 100 पोजीशन पर है, मल्टीप्लाई बाय x, यहाँ पर प्लस 10, ये नंबर इक्वेशन में है इसलिए x प्लस वाई प्लस 1, ये लास्ट में 1 से मल्टीप्लाई होता है एज। तो हमारा 3 डिजिट नंबर इस बॉक्स से तैयार होगा। आपको पूरी प्रोसेस समझ में होगी, किस तरह से मैंने x y लिया, किस तरह से ये बॉक्स की मिडल वैल्यू जो आई है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेंटेंस के लिए। सो अभी हम यहाँ लिखते हैं देयरफॉर द 3 डिजिट नंबर, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से आप इससे 3 डिजिट नंबर बनेगा। द 3 डिजिट नंबर इज 100 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय x प्लस y प्लस 1 प्लस y। अब ये कोई इक्वेशन नहीं बनी है हमारी, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 100x प्लस 10x प्लस 10y प्लस 10 प्लस y, इसमें जो एक जैसे उन सबको ऐड करते हैं तो ये 110x प्लस 11y प्लस 10,
सो आपकी ये इक्वेशन नंबर आई है 1। अब आपके पास 3 डिजिट नंबर ये आपका इक्वेशन 1 के अंदर। इस सेंटेंस को हम और आगे पढ़ते हैं। अ 3 डिजिट नंबर इज, यानी इक्वल टू देना पड़ेगा, इक्वल टू 17 टाइम्स द सम ऑफ इस डिजिट। अब यहां पर प्रॉब्लम आ गया कि सम ऑफ इस डिजिट, डिजिट मतलब होता है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको दूं, ये 1 2 3 है। अभी हमने जो लिखा था ये था नंबर, अब हमको सम निकालना है। सम मतलब होता है इन्हीं नंबर का 1 + 2 + 3। हमारे पास तो वो है ही। तो सबसे पहले हमको सम ऑफ डिजिट, तो मैं अब हाईलाइट करूंगा इस पोर्शन को 17 टाइम्स। अभी हम यहाँ पर कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास द सम ऑफ इस डिजिट नहीं है। तो देयरफॉर हमारे पास फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर द सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू, अब सम ऑफ डिजिट्स है हमारे पास पहले नंबर पे जो पोजीशन पर x है, दूसरे पोजीशन पर ये नंबर है और तीसरे पोजीशन पर y है। तो इनको सिंपली ऐड करना है, x + y + 1 + y। ये x प्लस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, x + y + 1 + y इक्वल टू 2x + 2y + 1 इक्वेशन नंबर 2। अब आप पहले सेंटेंस से इक्वेशन बनाने के लिए तैयार हैं। अब आपके पास इस सेंटेंस में आने वाली दोनों चीजें मौजूद हैं। अब हम लिखाएंगे, या अब हम बाय कंडीशन 1 लिखेंगे, बाय कंडीशन 1। सो हमारी कंडीशन 1 है द 3 डिजिट नंबर इज। तो 3 डिजिट नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए, 3 डिजिट नंबर कौन है, ये। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे 110x + 11y + 10। द 3 डिजिट नंबर इज, अगेन इक्वल टू को स्टैंड करता है, मैं इसको सर्कल करके आपको बता देता हूँ, इज इक्वल टू। तो यहाँ पर इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा पोर्शन दिया हुआ है, आप उसको इज इक्वल टू, या तो इज बोलता है या इज इक्वल टू। 3 डिजिट नंबर ये इक्वल टू है 17 टाइम्स ऑफ द सम। तो ये सम है, इस सम का 17 टाइम्स। तो 17 टाइम्स ऑफ 2x + 2y + 1। ये आपकी कंडीशन 1 से आपने ये इक्वेशन बनाई है। अभी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, इसको फिर से सिंपल करके हमारी पहली इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन की पहली इक्वेशन, अभी तक हमने जो सॉल्व किया है ये इक्वेशंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर है। हमारी इक्वेशन मिलेगी कंडीशन 1 में। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 110x + 11y + 10 इक्वल टू, यहाँ पर 17 × 2 = 34, अगेन 34y एंड प्लस 17। ट्रांसफर करते हैं, 110x - 34x + 11y - 34y एंड 10 को ट्रांसफर करते हैं उधर, 17 - 10। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ मिलेगा 76x - 23y एंड दिस इज 7। अब ये जो इक्वेशन है ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, जिसको हमको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो आपने इस पूरे पोर्शन में यहाँ तक का पोर्शन कवर कर लिया। मैंने वैसे ही कहा है कि जब आप सेंटेंस पढ़ोगे, सेंटेंस को पढ़ना है, इक्वेशन तैयार करना है। यहाँ एक बार पूरा क्वेश्चन रीड करना होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये जो लाइन है ये पहली 2 टर्म्स को लाने में मदद करती है। ये वाला जो ब्रैकेट है अकेले इससे तैयार होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास इस जो एक्सट्रीम वाली लाइन का है इसका कोई यूज नहीं है, ये खत्म हो गया है। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हम लिखेंगे, सबसे पहले पढ़ते हैं, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। अब इन डिजिट्स को थोड़ा सा अलग अंडरलाइन करता हूं मैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन के लिए कहता है कि अगर डिजिट को रिवर्स कर दिया, डिजिट को रिवर्स करना है, ये इधर साइड और ये इधर साइड, मतलब 100 की पोजीशन पर y और यूनिट की पोजीशन पर x अगर कर दिया जाए, तो मैं वहां पर बॉक्स बना के दिखा देता हूं ताकि आपको और सिंप्लीफिकेशन में मदद हो।
if the digits are reversed। सो हमें बॉक्स में मिलेंगे 100, 10 और यूनिट पोजीशन पर डिफरेंट नंबर्स। अब आपको नंबर से जल्दी समझ जाता है, इसलिए मैं नंबर से आपको बता देता हूँ। अगर हम 1 2 3 एक 3 डिजिट नंबर लेते हैं तो नंबर को एक्सचेंज करने के बाद 2 की पोजीशन चेंज नहीं होगी, नया नंबर क्या मिलेगा 321। तो सिंपली ये नंबर्स है, हमको अल्फाबेट में समझना है, इसलिए इसको चेंज करते हैं। हमारा 100 पर था x, ये चले जाएगा यूनिट प्लेस पे, और यूनिट वाला y जो है वो आ जाएगा 100 प्लेस पे, एंड मिडल टर्म जैसे की वैसी रहेगी। इस रिवर्स से हमको नया 3 डिजिट का, सो इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, तो पहले रिवर्स बदल के हमारे पास डिजिट करके एक इक्वेशन तैयार करनी है, उसके बाद यह आगे का सेंटेंस हम लगाएंगे। सो न्यू नंबर आपको क्या मिलेगा, चेंज करने के बाद 100 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 10x प्लस y प्लस 1 प्लस x। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 100y प्लस 10x प्लस 10y प्लस 10 प्लस x, 110y प्लस 11x प्लस 10। इसको नंबर दे देते हैं 1 2 ये 3। तो यहाँ इक्वेशन 3 में आपके पास इफ द डिजिट आर रिवर्स, अगर हम नंबर को चेंज करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो कौन सा, तो हमने नंबर को चेंज किया, हमारे पास ये मिला। तो अगला सेंटेंस है द न्यू नंबर इज 198 मोर देन द ओल्ड नंबर। तो ये न्यू नंबर जो है ये ओल्ड नंबर का, अब ये मैंने न्यू नंबर इसीलिए लिखा है क्योंकि वहां सेंटेंस में न्यू नंबर का आ गया, तो ये न्यू नंबर हो गया। इसके कंपेयर में हमारा जो ये नंबर होगा ये ओल्ड नंबर कहलाएगा। ये जो डिजिट के साथ नंबर था ये ओल्ड नंबर होगा। तो बाय कंडीशन 2, तो कंडीशन 2 को पढ़ते जाते हैं, लिखते जाते हैं सिंपली द नंबर या द न्यू नंबर। सो द न्यू नंबर हमारे पास है द न्यू नंबर 110y प्लस 11x प्लस 10 इक्वल टू द न्यू नंबर इज, अगेन इज, आगे लिखा हुआ है कि 198 मोर, 198 मींस प्लस 198, 198 मोर देन द ओल्डर नंबर, मतलब वो पुराने नंबर से 198 मोर है। तो हमारा पुराना नंबर होता है, इस पुराने नंबर को वहां लिखेंगे 110x प्लस 11y प्लस 10, और लिखते समय बहुत ज्यादा आपको केयरफुल रहना है। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन करने के बाद सारी जो वेरिएबल वाली वैल्यू है हम एक तरफ लेते हैं और बाकी डिजिट एक तरफ। यहाँ 110y प्लस 11x प्लस 10 इक्वल टू 110x प्लस 11y प्लस 10 प्लस 198। इक्वल टू के दोनों तरफ अगर एक जैसा भी साइन नंबर हो तो वो कैंसिल हो, ये प्लस 10 कैंसिल हो। हम नंबर्स को देखते हैं 110y 11y यहाँ आएगा माइनस 11y, उसके बाद प्लस 11x माइनस 110x इक्वल टू 198। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहला वाला भी देगा 99y, अगला वाला देगा माइनस 99x इक्वल टू 198। सो वी गेट 99y माइनस 99x इक्वल टू 198। डिवाइड करते हैं 99 से, डिवाइडिंग बाय 99 वी गेट y माइनस x इक्वल टू 2। सो ये आपकी सिंप्लीफाइड इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 2 है। बट इसको इक्वेशन 2 न लिखते हुए मैं इसको सब्स्टिट्यूट में कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन आ चुकी है, मैं आपको आगे यहाँ जगह नहीं है
देयरफॉर y को यही रहने देता हूँ, x को उधर साइड लेके देता हूँ, तो मुझे मिलेगा y इक्वल टू x प्लस 2। यहाँ x निगेटिव है, उधर जाएगा तो वो x पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 7। तो मैंने y को टोटली चेंज कर दिया है। अभी तक आपने एलिमिनेटिंग से सॉल्व किया है। ये जो क्वेश्चन है ये सब्स्टिट्यूशन टाइप का है। सो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये वाली वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। y के जो वैल्यू है हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। तो मैं इधर सेट कर रब करता हूँ। सो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 हमारे पास आ गया है। ये वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन नंबर रोमन वाला जो 1 है उसके अंदर। सो पुटिंग this value in equation 1, we get 76x minus 23 bracket x plus 2 equal to 7। सिंप्लीफाई करेंगे 76x as it is minus 23x प्लस माइनस माइनस 46 इक्वल टू 7। इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन और इस नंबर को यहाँ ट्रांसफर करते हैं। इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 53x पॉजिटिव आएगा बिकॉज 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 2 5, और यहाँ पर माइनस और प्लस में बड़ा नंबर किसका है 76 का, प्लस इसलिए पॉजिटिव है। माइनस 46 हम ट्रांसफर करते हैं 7 प्लस 46, तो 53x इक्वल टू यहाँ वैल्यू आएगी 53x इक्वल टू 53 डिवाइड बाय 53x इक्वल टू 1। सो हमारे पास पहली वैल्यू आ गई है x इक्वल टू 1। अब मैं ये नीचे का रब कर देता हूँ, आपको यहाँ तक मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। हम बस सिंपली x की वैल्यू रखेंगे y वाली इक्वेशन, तो यहाँ पर आ जाता है, मैं उतना लिख देता हूँ। x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, ये रोमन वाला 2 है उस पर रख रहे हैं वहां पर। तो आपको वैल्यू मिलेगी y इक्वल टू x प्लस 2, y इक्वल टू 1 प्लस 2, y इक्वल टू 3। तो यहाँ पर अभी आपका आधा काम पूरा हुआ है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ x की और y की वैल्यू निकालने का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले आपने यहाँ सेंटेंस लिखा कि लेट द 100 प्लेस वैल्यू इज x एंड द यूनिट प्लेस वैल्यू इज y। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो लीनियर पेयर इक्वेशन है, और वो भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो हमें सिर्फ 2 वेरिएबल ही ले सकते हैं। यहाँ तीसरा हम z नहीं ले सकते। तो इसके लिए क्लास में सेंटेंस दिया था द एक्सट्रीम नंबर्स इज 1 लेस देन द मिडल टर्म। तो ये एक्सट्रीम नंबर्स है, इनका सम 1 माइनस है। तो हमने सेंटेंस की इक्वेशन बनाई थी, उससे हमने x प्लस 5 प्लस 1 ये इक्वेशन दी। हमने एक नंबर तैयार किया, इस नंबर को डिजिट में कन्वर्ट किया। ये जो नंबर्स है यहाँ पर दिया हुआ अलग अलग जो अल्फाबेट है, उनको हमने डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। 100x प्लस 10x प्लस y। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको डिजिट में एक नंबर मिलता है। दूसरा हमारा सेंटेंस था उसी में कि सम ऑफ, तो इन डिजिट का सम भी करना पड़ा। अभी भी नंबर नहीं मिला है, ये डिजिट्स है और ये 3 डिजिट्स का नंबर है और ये उनका सम है। अब हमने वहां पर कंडीशन 1 लगाई, और कंडीशन 1 जो था वो डिजिट और सम में 17 1 बना। वहां से हमको इक्वेशन 1 मिली। अगेन फिर वहां रिवर्स करना था, तो इन दोनों नंबर्स को हमने रिवर्स किया, और रिवर्स करने के बाद हमें ये नया डिजिट मिला। हमने इसको न्यू दिया क्योंकि वो पुराना हो गया, पुराने के कंपेयर में ये न्यू बना। और हमारे सेंटेंस में भी है द न्यू नंबर इज 198 मोर देन द ओल्ड नंबर। तो हमने वही कंडीशन अप्लाई की। हमारे पास y में एक इक्वेशन तैयार हुई, हमने y की इक्वेशन को यानी सब्स्टिट्यूशन के लिए पूरी तरह से x में कन्वर्ट कर दिया। फाइनली वो वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, हमें x की वैल्यू मिलेगी और y की। अभी x और y की वैल्यू मिली है, बट ये हर बार जिस तरह हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू फाइनल होती है, यहाँ x और y की वैल्यू फाइनल नहीं है, क्योंकि उसने ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला है। हमें वो वैल्यूज यहाँ रखनी है। वो किस तरह से देखते हैं। यहाँ x की जगह पर हमको मिला है 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 प्लस 3 प्लस 1। तो हमारे पास नंबर तैयार होगा 1 5 3। ये हमारा होगा ओरिजिनल नंबर। लेकिन हमको इस तरह से नहीं लिखना है,
मैंने ये बॉक्स आपको समझाने के लिए, वो जो सेंटेंस इंपॉर्टेंट सेंटेंस है उसको समझाने के लिए रखा। तो पहले वो इंपॉर्टेंट सेंटेंस समझते हैं, उसके बाद हम आंसर लिखते हैं, फाइनल आंसर जो कि ओरिजिनल नंबर के रूप में। मैंने यहाँ कहा था कि द सम ऑफ एक्सट्रीम इज वन लेस देन मिडल वाला नंबर। तो पहले वो इक्वेशन लिखते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू लिखा था मैंने -1। अब सम ऑफ डिजिट करते हैं x और ये y को। तो x है 1, y है 3 इज इक्वल टू -1। इन दोनों को करते हैं 4 इज इक्वल टू -1। अभी आपको बीच का नंबर मिलेगा। बीच का नंबर क्या है आपका? 1 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ये 4 है। मिडल नंबर इन दोनों के सम से 1 माइनस है, तो इन दोनों का सम करने पर 1 माइनस है। अगर इसको इधर ट्रांसफर करते हैं 4 प्लस 1 तो ये मिलेगा 5, और एग्जैक्टली हमारा मिडल नंबर जो है क्या है 5। तो इस तरह से वो इक्वेशन जो है वो घुमा कर दी गई थी। तो अब आप होपफुली आप समझ चुके होंगे। अब सिर्फ एक ही काम है, यहाँ पर हमको लास्ट में नंबर बना के लिखा। देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, आपका जो सम था वो इस तरह से था 110 एंड यू नीड x प्लस y प्लस 1 y वन प्लस 3 प्लस 1 is equal to, this is 1, this is 5 and this is, so this is required answer। ये डब्बे में इसलिए क्योंकि बहुत बार प्रॉब्लम हो, आप आगे पीछे नंबर पर हो सकता है 3 इधर लिख दो 1 इधर लिख दो तो नंबर रॉन्ग हो सकता है। आप इसी बॉक्स के अंदर लिखकर अपना फाइनल आंसर दे सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप जिस तरह बुक में आपके प्रोसेस दी है एंडिंग में वैसा। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 डिजिट नंबर वाला था, ऐसा ही सेम आपकी प्रैक्टिस सेट में 2 डिजिट नंबर के लिए है, प्रैक्टिस सेट में और साथ साथ में प्रॉब्लम सेट में भी। तो यहाँ आपका ये चैप्टर क्लोज होता है। आप सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स है उसको बार बार देखिए, एक एक स्टेप को ऑब्जर्व कीजिए। अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर मेरे अदर मीडियाज़ पे आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको 1.1 से लेके तो 1.5 तक सारी एक्सरसाइज के स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ये सारा का सारा मैं आपको करके दूंगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट के साथ साथ प्रॉब्लम सेट भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर क्लोज होता है। थैंक यू। अगर आपको सारे के सारे सॉल्यूशन चाहिए तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आएगी कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके दो या प्रॉब्लम सेट, तब उसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। मैं जब तक इसके ऊपर स्टडी करने वाले बच्चे बढ़ते नहीं हैं तब तक कि वो नहीं डालूंगा। जैसे जैसे चैनल की ग्रोथ होती जाएगी मैं आपको ईच एंड एवरी चीज़ जो आप मुझसे कहेंगे मैं उसको आपके लिए प्रेजेंट करते रहूँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आप मुझसे पूछिए कि आपको क्या चाहिए, मैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।